गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है टॉपिक बेस्ड। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी कोई भी चीज़ सॉलिड कैसी है। तो आप जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ को सॉलिड कब कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो हाथ में है ये मार्कर है। अभी ये मूव हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट किसे कहेंगे, तो उसके पहले सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि सॉलिड आया कहाँ से। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर से। तो आप जानते हैं कि जो मैटर होता है, जो द्रव होता है, उसमें उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन, एक ठोस और एक द्रव, एक गैसेस। तो जो ठोस है और द्रव है, जो गैसेस है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो आपका स्थान और द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का या मैटर का जो एक कोई पर्टिकुलर द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है, तो हम उस चीज को हम पदार्थ या द्रव्य कह सकते हैं। और इसको हमने तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे फर्स्ट है आपका सॉलिड, नंबर सेकंड पे लिक्विड एंड थर्ड पे गैस। तो सॉलिड की डेफिनेशन कैसी होगी? सॉलिड हम किस पदार्थ को हम सॉलिड कहेंगे और किस पदार्थ को हम लिक्विड कहेंगे और किस चीज को हम गैस कहेंगे। तो सबसे पहले हम सॉलिड को देखते हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड किसी भी पदार्थ के अवयवी कण एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं कहने का मतलब उनकी एक क्लियर आकृति होती है जिसे हम शेप कहते हैं, और उनका एक क्लियर आयतन होता है जिसे हम वॉल्यूम कह सकते हैं। तो ठोस की जो डेफिनेशन निकल के आएगी, पदार्थ के अवयवी कण जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होता है तो हम उस चीज को ठोस बोलेंगे। तो देखो इसमें जो पदार्थ के अवयवी कण है, अवयवी कण से मतलब है आपका ये परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। इनकी जो अरेंजमेंट है बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे मेंटेन नहीं होंगे, क्योंकि जो ठोस होता है इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। इनके कणों के मध्य या अवयवी कणों के मध्य, ये आपके अवयवी कण है जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनकी जो आकृति एकदम फिक्स होती है और आयतन भी आपका फिक्स होता है। तो आकृति और आयतन अगर फिक्स है तो हम ऐसे पदार्थ को हम ठोस कहेंगे। सेकेंड, अब हम डिस्कस करते हैं द्रव को। तो आपका द्रव क्या है? आप देख रहे होंगे इसके जो पार्टिकल्स हैं या जो कण है, थोड़े थोड़े बीच में स्पेस है, मतलब कि पहले कण और सेकंड कण के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। तो जब डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो इनमें जो आकर्षण बल होगा ठोस की अपेक्षा क्या होगा? आपका कम होगा। तो इसमें जो आकर्षण बल होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो अवयवी कण होते हैं वो उनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस रहती है। लेकिन इसमें जो आकृति होती है वो इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब क्या है? आपके पास कोई लिक्विड है, हमारे पास एक गिलास वाटर है, ये देखिए हमारे पास एक गिलास वाटर है। अगर हम इस वाटर को मग में डालेंगे तो ये क्या होगा? ये पानी जो है वो मग का शेप ले लेगा, और अगर मग से हम बाल्टी में डालेंगे तो वो बाल्टी का भी शेप ले लेगा। तो कहने का मतलब इसका जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन हमारे पास जो वाटर की क्वांटिटी है, वाटर की क्वांटिटी मतलब जो जितना हमने वाटर ले रखा है 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, वो उसका जो वॉल्यूम होता है वो एकदम फिक्स होता है। तो हमारे पास जो लिक्विड होता है उसका हमेशा वॉल्यूम फिक्स रहता है, आयतन क्लियर रहता है, लेकिन उसकी आकृति क्या होती है? चेंज होती रहती है। मतलब जो जैसा हमारे पास पात्र होगा उसकी वैसी आकृति वो कैरिंग कर लेगा। तो लिक्विड में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे विद्युत आकर्षण बल कहते हैं, वो
ठोस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो क्लियर होती है, लेकिन जो आकृति होती है वो पात्र के अनुसार बदलती रहती है। तीसरी चीज हम देखते हैं गैस। तो गैस में देखा ये आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं या अणु हैं या अवयवी पार्टिकल्स हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स भी बोलते हैं या अवयवी कण बोलते हैं। तो अवयवी कण के पहले अवयवी कण, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से कुछ पार्टिकल्स आपके बोर्ड पे हमने मेंशन कर रखे हैं। तो इसमें देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है आपके सॉलिड आपके लिक्विड से कंपैरिजन में सबसे ज्यादा दूर है। इसमें जो आकर्षण बल होता ही नहीं है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है। इसलिए ना तो इनके कोई रेगुलर आकृति होती है, ना आपके पास रेगुलर आयतन होता है। तो हम गैस के लिए कह सकते हैं कि गैस जो होता है उसकी जो आकृति और आयतन दोनों ही क्लियर नहीं होते हैं। आप थोड़ी सी गैस अगर यहाँ पर आप नेचर में देखते हैं कि आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, पूरे रूम में भी है, आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पर भी फैला हुआ है। लेकिन लिक्विड की मात्रा जो होगी वो एक क्या होगी, एक किसी पात्र में होगी, आपके बकेट में होगी, या आपके पास जो जग है उसमें रखी होगी, या उसकी एक लिमिटेड एरिया होगा, एक वॉल्यूम होगा जिसमें वो कंटेन करेगा। लेकिन आप जिस पात्र में डालेंगे उसी को वो कैरिंग कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड होगा वो एकदम क्लियर होगा, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो ठीक है, तो आपको ये तीनों डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर दी है, और हमें टॉपिक बेस्ड पे केवल सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है। तो हम सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा सॉलिड है वो 2 पार्ट्स में आपका कैटेगराइज होता है। जो हमारे पास सॉलिड होता है वो आपको कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड पार्ट को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो आपका क्रिस्टलीय ठोस के क्या कैरेक्टर्स होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है या पहला जो आपका गुण है वो है अवयवी कण का निश्चित अरेंज होना। मतलब जो इसके अवयवी कण है, मतलब ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण, देखो इसका 1 जैसे हम कुछ बनाते हैं ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए बी। तो देखो इसमें आप 2 अवयवी कण देख रहे हैं, एक ए है और एक बी है। तो जो ए और बी है वो एक निश्चित अरेंज में है, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए और फिर बी। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं या जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं वो एक निश्चित अरेंज में होते हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एकदम क्लियर रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर होगा कि जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो अवयवी पार्टिकल्स हैं वो एक निश्चित अरेंजमेंट में होते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो निश्चित अरेंजमेंट में नहीं होते हैं। देखिए इसको जैसे हम लिखते हैं ए बी ए। तो देखो इसमें जो पार्टिकल्स आपके आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्टिकल्स ए फिर बी है या फिर बी। तो इसका जो अरेंजमेंट है एकदम क्लियर नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं मोस्टली उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एकदम फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि हमारे पास जो क्रिस्टलीय ठोस का सिंपल एग्जाम्पल है आपके पास कि आप इस साल्ट है या शुगर है या ग्लूकोज है। तो हम इसमें देखते हैं आपके जो साल्ट होता है या जो नमक होता है या NaCl का जो फॉर्मूला होता है, तो जो अगर फर्स्ट पे यहाँ पे Na है तो सेकंड पे क्या आएगा Cl आएगा, फिर फर्स्ट पे क्या है Na फिर Cl फिर Na फिर Cl, यहाँ पे Cl फिर इधर पे Na फिर Cl फिर Na। और
अगर ये ब्रेक होगा तो इसकी जो शेप है वो एकदम क्लियर रहेगी। लेकिन जो आकृष्टलीय ठोस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, रबर है आपका, या आपके पास कांच है। अगर कांच को हम ब्रेक करते हैं तो वो इरेगुलर शेप में टूट जाता है, उसका जो शेप होता है वो डिफरेंट प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के हम ठोस को क्या कहेंगे, आकृष्टलीय ठोस। और जिसका एकदम क्लियर, अगर हम साल्ट को ब्रेक करेंगे तो वो क्लियर टूटे ब्रेक होगा, मतलब एक पार्टिकल्स Na का होगा तो एक पार्टिकल्स आपका Cl होगा, एकदम निश्चित अरेंजमेंट में होगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, उच्च होता है। क्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है। एक क्लियर पॉइंट पर ही कोई चीज मेल्ट करेगा, जबकि हमारे पास जो आकृष्टलीय ठोस होता है उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऐसा नहीं होता है। आप देखते होंगे जो रबर है, रबर का कोई टायर वगैरह होते हैं उसको हम जलाते हैं, तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि जो पार्ट जल रहा होगा वो क्या होगा, एकदम उसका जो टेम्परेचर अलग होगा, उसके पास में जो सेकंड होगा वो कैसा होगा, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा, उसके दूसरे वाले अगला पार्ट क्या होगा, एकदम कंप्लीटली सॉलिड होगा। तो तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट प्रकार का होगा। लेकिन यहाँ पर जो है क्रिस्टलीय ठोस में एक क्लियर टेम्परेचर होगा। अगर हम कहीं पर भी मेंटेन करेंगे तो किसी भी पार्टिकल्स का टेम्परेचर देखेंगे तो एकदम सेम रहेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट जितने पे वो मेल्ट होता है वो उसी पॉइंट पे मेल्ट होगा और सभी पार्टिकल्स एक साथ होंगे। जबकि इसमें क्रिस्टलीय ठोस में रबर है या कोई भी टायर वगैरह है तो वो जो मेल्ट होंगे वो अलग अलग होंगे, उसका सभी पॉइंट्स का टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ का क्लियर होता है और क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग पॉइंट क्लियर नहीं होता है। इसके बाद तीसरे चलते हैं विषम दैशिक। विषम दैशिक मतलब कि डायरेक्शन का देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ पे ये देखिए ठोस के जो पार्टिकल्स हैं, अवयवी पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे हमने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये ऐसे इसके पार्टिकल्स से होती हुई निर्गत होगी। अगर यहाँ से करेंगे तो कैसा आएगा, बी आएगा, यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, ए होगा। तो इसका जो डायरेक्शन है, इसमें जो आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे निर्गत करा रहे हैं या विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित करा रहे हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो डायरेक्शन होता है, जो परिणाम होता है वो अलग अलग मिलता है। मतलब कि किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं होता है। यहाँ से भी डायरेक्शन हो सकता है, इस साइड से भी डायरेक्शन हो सकता है, इस साइड से भी डायरेक्शन हो सकता है। तो इसका जो डायरेक्शन है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने का डायरेक्शन है और उसका जो परिणाम आता है वो एकदम डिफरेंट प्रकार का आता है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं विषम दैशिक। मतलब कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी इस मॉलिक्यूल से या इस सॉलिड पार्टिकल से डाली है उसका जो परिणाम है वो डिफरेंट आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख लीजिए, ये बी 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 ए यहाँ पर जो होता है, हम अगर डायरेक्शन डालते हैं तो लगातार सेम मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो ये बी और यहाँ पर भी डालेंगे तो भी हमारे पास सेम मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होता है क्रिस्टलीय ठोस का, वो डायरेक्शन क्या होता है समदैशिक। मतलब कि एक उनका जो डायरेक्शन होता है वो क्लियर होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो डायरेक्शन हमेशा क्लियर होता है और क्रिस्टलीय ठोस का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा विषम दैशिक होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इसके बाद आता है नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है आपका क्लीवेज। तो क्लीवेज देख लीजिए, क्लीवेज का मतलब होता है विदलन, किसी चीज को काटना। तो अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को काटेंगे तो उसकी एकदम रेगुलर ज्योमेट्री होगी, एकदम रेगुलर। उसमें जो तल आएंगे उसमें कॉर्नर भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें बॉडी सेंटर भी पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, यदि हम उसको रबर को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, वो मूवेबल होती है, किसी भी तरह लचीली ऐसे आपको फोल्ड हो जाएगी। तो उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री है या शेप है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो उसका जो तल है वो एकदम क्लियर नहीं होगा। तो उसमें अगर विदलन करेंगे तो कोई पार्टिकल्स बड़ा होगा, कोई टूट जाएगा। जैसे हमारे पास कांच है, यदि हम उसको कट करते हैं, तोड़ते हैं तो वो कई जगह से ब्रेक हो जाएगा, उसके जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में आएगा। तो जो विदलन होगा वो डिफरेंट प्रकार का होगा। लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स में क्लीवेज करेंगे क्रिस्टलाइन ठोस में तो वो एकदम क्लियर होगा।
क्या होगा, वो एकदम क्लियर होगा। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद आता है शीतलन। इसके बाद आता है शीतलन। अब शीतलन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। इसमें टेम्परेचर और टाइम के बीच में टेम्परेचर को T से और यहाँ पे टाइम से। ठीक है। किसी भी जो सॉलिड पार्टिकल्स का अगर हम टेम्परेचर हम कैलकुलेट करते हैं, शीतलन कूलिंग को अगर हम निकालते हैं तो वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टाइम पे क्या इफेक्ट आता है, तो वो डायरेक्टली आपके पास कूलिंग नहीं आता है। वो क्या आता है, पहले कोई भी चीज है वो पहले क्या होगी, गर्म होगी, फिर कुछ टाइम तक बिल्कुल सेम कंडीशन पे रहेगी, फिर धीरे धीरे डाउन आएगी, फिर उसका कोई सेम पॉइंट होगा, फिर नीचे आएगी, फिर कोई सेम पॉइंट में पर वो गर्म रहेगी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पर, इसके बाद नहीं आएंगे। तो इसका जो ग्राफ आ रहा है, जो कूलिंग का आपका ग्राफ आ रहा है, वो रेगुलर शेप में आ रहा है। इरेगुलर मतलब असतत। वो उसका जो ग्राफ है टाइम के, टेम्परेचर और टाइम के मध्य में जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उसका जो सिमेट्री है या जो कूलिंग होने का टाइम है एकदम सतत नहीं है। आप देख रहे हैं कि पहले जो टेम्परेचर है वही यहाँ पे है, फिर धीरे धीरे डाउन हुआ और यहाँ पर टेम्परेचर कुछ टाइम पर ये टेम्परेचर यहाँ रुका। माना कि ये यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमने माना, तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कुछ टाइम तक रुका। फिर इसके बाद फिर नीचे आया, टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर यहाँ पर कोई टेम्परेचर आया, फिर डाउन हुआ, फिर ये यहाँ से हमारा मेल्टिंग पॉइंट निकलता है। जैसे हमारे पास कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स होता है और उसको हम गर्म करते हैं तो एक वो निश्चित मेल्टिंग पॉइंट पर ही मेल्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के लिए, और इस अक्रिस्टलीय ठोस में हम टाइम और टेम्परेचर के मध्य जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एकदम ये सतत कंटिन्यूअस आता है। कंटिन्यूअस मतलब क्या आएगा, इसका टेम्परेचर होगा बिल्कुल सतत डाउन होगा, एकदम धीरे धीरे धीरे, बीच में कोई भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। सीधे रेगुलर टाइम में ये धीरे 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 आपका डाउन होता जाएगा। तो आपके ठोस के हमने दो पार्ट कैटेगराइज किए, एक आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इनके एग्जांपल देख लेते हैं। आपके अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल हुआ आपके पास जो रबर है, कांच है, स्टार्च है। ये सभी के सभी जो हैं अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। रबर में क्या है, हम इसको कट कर सकते हैं, लेकिन सभी की जो शेप होगी वो डिफरेंट प्रकार की हो सकती है, किसी में तल नहीं होगा। कांच को अगर ब्रेक करेंगे तो कांच के प्रत्येक पार्टिकल्स अलग अलग शेप में ब्रेक होगा। लेकिन यहाँ पर जो देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस के, वो हैं आपके पास शुगर, आपके पास NaCl, KCl, ग्लूकोज, ग्रेफाइट, Au, Ag, ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ मेटल्स भी हो सकते हैं, इस प्रकार के कुछ आयंस हो सकते हैं, इस प्रकार के ये ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ठीक है ना। ये आपके क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल होता है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपके सबसे पहले जो ठोस होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ठोस को कैसे डिफाइन करेंगे, जिसका एकदम रेगुलर क्या होगा, शेप होगा या आकृति होगी और आयतन दोनों एकदम क्लियर रहेगा, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। तो ठोस क्या होता है, हम दो भागों में क्लासिफाइड होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इन क्रिस्टलीय ठोस में हमेशा जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं वो एक क्लियर सीक्वेंस में लगे होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो उसके अवयवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्लियर सीक्वेंस में नहीं होते हैं, मतलब उसका डिस्टरबेंस रहता है, ठीक है। और फिर हमने इसके करेक्टर बताए। पहला आपका ये करेक्टर देख लीजिए, अवयवी पार्टिकल्स को निश्चित अरेंजमेंट में होना, मेल्टिंग पॉइंट का वो छूना, विषम दैशिक होना, क्लीवेज होना और शीतलन का असतत होना। इसी प्रकार आपका इसके जस्ट अपोजिट, क्रिस्टलीय ठोस के जस्ट अपोजिट आपके अक्रिस्टलीय ठोस है। थैंक यू एंड